कहानी आयमनम नाम के एक गांव से शुरू होती है जो केरल के कोट्टयम जिले में स्थित है। इस कहानी में जुड़वा बच्चों का जोड़ा है। एस्तापन, जिसका नाम एस्ता है, एक लड़का है और उसकी एक जुड़वा छोटी बहन राहेल है। एस्ता राहेल से 18 मिनट बड़ा है। उनके दादा पपाची अब नहीं रहे। एस्ता और राहेल 23 साल बाद अपने दादा के पुराने घर में अपने गांव वापस आए हैं। इस घर में उनके दादा की छोटी बहन बेबी कोचाम्मा रहती है। एस्ता और राहेल हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। वे सारा काम एक साथ करते थे। उनके पास एक दूसरे की ढेर सारी यादें भी हैं। जैसे राहेल को एस्टा की एक बात याद थी। उसे याद था कि ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक बेचने वाले आदमी ने अभिलाष टॉकीज में एस्ता के साथ क्या किया था। लेकिन वे अब बच्चे नहीं रहे। वे अब 31 साल के हो चुके हैं। उनकी माँ अम्मू जितनी उम्र की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। एस्टा और राहेल को अपनी कजन सिस्टर सोफी का अंतिम संस्कार याद है। वह एस्टा और राहेल के मामा चैको की बेटी थी। वह इंग्लैंड में रहती थी और अपने पिता के पास आयमनम में गई हुई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त सोफी 9 साल की थी और एस्टा और राहेल 7 साल के थे। अंतिम संस्कार में सोफी के ब्रिटिश मदर मार्गरेट भी थी। इसके साथ वहां पर मामाची, एस्ता, राहेल और सोफी की दादी भी थी। मामाची का एक ही बेटा था और उसका नाम चैको था, जो सोफी के पिता हैं। मामाची एक अचार की फैक्ट्री चला रही थी जो आयमनम में बहुत फेमस थी। इसका नाम पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स था। अम्मू, एस्ता और राहेल को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन वे अलग खड़े थे, बाकी सब लोगों से दूर, और कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। अंतिम संस्कार के बाद अम्मू अपने दोनों बच्चों एस्ता और राहेल के साथ पुलिस स्टेशन गई। बच्चे वहां पहले भी आ चुके थे। वहां अम्मू ने स्टेशन हाउस अधिकारी से वेलुथा को देखने की रिक्वेस्ट की। उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम थॉमस मैथ्यू था और वो एक अच्छा आदमी नहीं था। उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वेलुथा को देखने में थोड़ी देर हो गई है? बात करते करते वह अम्मू की ब्रेस्ट्स को एकटक देख रहा था। उसने अम्मू से यह भी कहा कि पुलिस वेश्याओं या उनके नाजायज बच्चों से बयान नहीं लेती है। फिर उसने अपना डंडा उठाया और उससे अम्मू की ब्रेस्ट्स को टच करने लगा। जब वे थाने से निकले तो अम्मू रो रही थी। इसलिए एस्ता और राहेल ने यह नहीं पूछा कि वेश्या और नाजायज का मतलब क्या होता है। वे पहली बार अपनी माँ को रोते हुए देख रहे थे और वे इससे काफी डर गए। आयमनम वापस आने के लिए उन्होंने बस ली। कंडक्टर उनके पास आया और पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं ताकि वो उनका टिकट बना सके। लेकिन गांव का नाम बताने के बजाय अम्मू ने बस धीरे से बोला, वह मर गया है, मैंने उसे मार डाला है। अपनी माँ को इस तरह बात करते देख एस्ता ने जल्दी से बस कंडक्टर को अपने गांव का नाम बताया और अपनी माँ के पर्स से टिकट के पैसे दे दिए। 2 हफ्ते बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने अम्मू से एस्ता को उसके पिता के पास भेजने के लिए कहा। उनके पिता अपनी नई पत्नी के साथ कलकत्ता में रहते थे। एस्ता और राहेल ने एक दूसरे को तब से नहीं देखा था जब से वो कलकत्ता चले गया था। कलकत्ता में एस्ता ऐसे स्कूल गया जहां सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे। वह एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कॉलेज जाने से मना कर दिया। वह घर के कामकाज करने लगा, साथ ही वह अकेले पैदल घूमने भी जाया करता था। और अब 23 साल बाद उसके पिता ने एस्ता को आयमनम वापस भेज दिया जहां बेबी कोचाम्मा रह रही थी। एस्ता के पास एक लेटर था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वह उसकी सौतेली माँ द्वारा लिखा गया है, लेकिन पत्र के नीचे लिखा नाम उसके पिता का था। पत्र में लिखा था कि वह अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। एस्ता बचपन में बहुत कम बोलता था, इसलिए जब वह कलकत्ता से लौटा तो बहुत से लोगों ने यह नहीं पहचाना कि वह अब बोलता नहीं है, और किसी को ठीक ठीक पता नहीं चला कि उसने कब बोलना बंद कर दिया। जब एस्ता आयमनम लौटा तो आयमनम के घर में केवल 2 लोग बचे थे, बेबी कोचाम्मा और कोचू मरिया। कोचू मरिया बेबी कोचाम्मा की मेड थी। परिवार के बाकी सदस्य पहले जा चुके थे। एस्ता और राहेल की दादी ममाची मर चुकी थी और चैको कनाडा चले गए थे। यहाँ तक कि उनकी माँ
अम्मू की भी सांस की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उस समय ऐसा कलकत्ता में अपने पिता के साथ रह रहा था और राहेल को भी स्कूल के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। वह बस छुट्टियों में ही आईएमएम आती थी। चैको और मामाची ने उसे खाना, कपड़े और स्कूल की फीस तो दी, लेकिन उन्हें माता-पिता की तरह उसकी परवाह नहीं थी। ऐसा की तरह राहेल भी अकेले ही जीवन जी रही थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहेल को दिल्ली के एक आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने ये कोर्स कभी पूरा नहीं किया। हालांकि वह कॉलेज में एक आदमी से मिली, उसका नाम लैरी मैककैसलिन था। उसने उस लड़के से शादी की और फिर उसके साथ बॉस्टन चली गई। राहेल के पति को राहेल की आंखों में उसके लिए कभी प्यार नहीं दिखा। उनकी शादी ज्यादा समय नहीं चली और उनका तलाक हो गया। राहेल ने न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बेबी कोचम्मा ने उसे यह बताने के लिए एक लेटर भेजा कि ऐसा घर लौट आया है। राहेल के लिए इतना ही काफी था कि वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने जुड़वा भाई से मिलने के लिए इंडिया वापस आ जाए। उस समय बेबी कोचम्मा 83 साल की थी, लेकिन अच्छे कपड़े, हीरे की अंगूठी और अन्य सोने के गहने पहनती थी। मजे की बात यह है कि बेबी कोचम्मा जब छोटी थी तो ये सब चीजें नहीं पहनती थी। जब वह 18 साल की थी तो उसे एक सुंदर युवा आयरिश मॉन्क फादर मलिगन से प्यार हो गया, जो केवल 1 साल के लिए मद्रास से केरल आया था। हर गुरुवार की सुबह फादर मलिगन बेबी कोचम्मा के पिता रेवरेंड ई जॉन इपे से मिलने आयमेनम आते थे। वह मार थोमा चर्च के पुजारी थे और वह अपने समुदाय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सोफी के अंतिम संस्कार से पहले ही पुलिस ने वेलुथा को ढूंढ लिया था। उस समय बेबी कोचम्मा ने कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सोफी की मृत्यु के बाद उसकी मां मार्गरेट कोचम्मा कुछ दिनों के लिए आयमेनम में ही रही। उसने उस शोक के समय को बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाला। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कभी भी एस्था को थप्पड़ मार देती थी और कुछ समय बाद वह वापस इंग्लैंड लौट गई। अम्मू ने थोड़े ही दिनों में एस्था की एक छोटी सी अटैची बांधी और उसे उसके पिता के पास कलकत्ता भेज दिया। उस अटैची को बांधते समय वह बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन वह यह भी सोच रही थी शायद वे सही है। हो सकता है कि एक लड़के को उसके पिता की जरूरत होती ही होगी। यह सब 23 साल पहले शुरू हुआ था, जब एस्था और राहेल अपनी माँ के भाई अंकल चैको और अपनी दादी बेबी कोचम्मा के साथ कोचीन जा रहे थे। वे अपने दादाजी पपाची की कार से जा रहे थे, जो 1969 की प्लायमाउथ थी। चैको अम्मू से उम्र में 4 साल बड़ा था और वही कार चला रहा था। अम्मू उस साल 27 साल की थी। उन्होंने कोचीन में एक फिल्म देखने का प्लान बनाया था और अगले दिन वे चैको की एक्स वाइफ, उनकी अंग्रेजी चाची मार्गरेट कोचम्मा और उनकी कजन सिस्टर सोफी को लेने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। मार्गरेट कोचम्मा और सोफी लंदन से आयमेनम में क्रिसमस बिताने के लिए आ रहे थे। चैको मार्गरेट के पहले पति थे। चैको को तलाक देने के बाद उसने जो नाम के आदमी से दूसरी शादी की, लेकिन एक कार दुर्घटना में जो की मौत हो गई। इसलिए चैको ने उन्हें क्रिसमस के लिए आमंत्रित किया ताकि वे अकेला महसूस ना करे। एस्टा का पूरा नाम एस्टापन याको था। राहेल का नाम राहेल ही था। कुछ समय के लिए उनके पास कोई सरनेम नहीं था, क्योंकि उनकी मां तलाकशुदा थी और वह अपना नाम वापस अपने पहले नाम में बदलने का इंतजार कर रही थी। उसे अपना नाम बदलना पड़ा क्योंकि उसने गलती की थी, गलत आदमी से शादी करने की गलती। जब अम्मू ने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की तो वह कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का मानना था कि लड़कियों के लिए कॉलेज एजुकेशन एक फालतू का खर्च है। इसलिए अम्मू के पास दिल्ली में वापस आयमेनम लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसे अपने जीवन में कुछ नहीं करना था सिवाय एक सुइटेबल मैरिज प्रपोजल का वेट करने के। क्योंकि उसके पिता ने दहेज के लिए पैसे नहीं बचाए थे, इसलिए उसे शादी का कोई प्रपोजल नहीं मिला। इसके अलावा उसके पिता बदमिजाज थे और जब भी मौका मिलता वह उसे और उसकी माँ को मारते थे। इसलिए अम्मू इस घर को छोड़ने के लिए बेताब थी। उसने कुछ प्लान्स बनाए और उसकी किस्मत अच्छी थी कि इसमें से एक प्लान काम कर गया। उसने अपने पिता को मना लिया कि वह उसे कलकत्ता में रहने वाली एक दूर की चाची के साथ गर्मियां बिताने भेज दे। अम्मू कलकत्ता में एक शादी के रिसेप्शन में गई थी जब वह अपने होने वाले पति से मिली। वह 25 साल का खुशनुमा दिखने वाला आदमी था,
जो पहले से ही 6 साल से चाय बागानों में काम कर रहा था। पहले 5 दिनों के मिलने के बाद उसने अम्मू को प्रपोज कर दिया। अम्मू को उससे प्यार नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आइमनम वापस लौटने से बेहतर यही होगा कि वह इस आदमी से शादी कर ले। इसलिए उसने अपने माता पिता को लेटर लिखकर अपने इस डिसीजन की जानकारी दी। उसके माता पिता ने इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। शादी के दिन अम्मू को अपने दूल्हे की आंखों में कोई प्यार नहीं दिखा। वह एक बहुत ज्यादा शराब पीने वाला आदमी था और उसने विस्की के 8 बड़े पैक पी रखे थे। अम्मू के फादर इन लॉ ने शादी करने वाले जोड़े को एक फिएट कार गिफ्ट की, लेकिन शादी के बाद वह सारे गहने और दूसरे गिफ्ट्स के साथ उसी कार में बैठकर चले गए। अम्मू अपने पति के साथ आसाम चली गई। वह अपने पति के साथ पार्टीज और फंक्शंस में जाती थी। वह बेहद खूबसूरत थी और अपनी साड़ियों के साथ बैकलेस ब्लाउज पहनती थी। वो चांदी के सिगरेट होल्डर के साथ सिगरेट पीती थी और धुएं के छल्ले उड़ाती थी। वह जहां भी जाती थी, आदमियों की निगाहें उसी पर रहती थी। अम्मू 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जब चीन के साथ युद्ध छिड़ गया। यह अक्टूबर 1962 की बात थी। प्लांटर्स की पत्नियों और बच्चों को असम से निकाला गया। अम्मू गर्भवती थी और ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इसलिए वह स्टेट पर ही रुक गई। जब चीन ने भारत को युद्ध में हराया तो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। जब जुड़वा बच्चे 2 साल के थे, तब उनके पिता की शराब पीने की आदत और बिगड़ गई। चाय के बागान खाली थे, ऑफिस में काम था, लेकिन वह वहां नहीं गया। वह बस बिस्तर पर ही पड़ा रहा, पूरी तरह नशे में। एक दिन उसके अंग्रेज मैनेजर मिस्टर हॉलिक ने उसे अपने बंगले में बातचीत के लिए बुलाया। अम्मू को पूरा यकीन था कि उसका मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था। मिस्टर हॉलिक ने कहा कि उसे कोई काम नहीं करने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। उसने यह भी कहा कि मुझे डर है कि मेरे पास तुमसे इस्तीफा मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने जवाब का वेट किया और फिर बोला, एक और ऑप्शन हो सकता है। तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारा एक बहुत अच्छा परिवार, प्यारे बच्चे और इतनी सुंदर पत्नी है। मिस्टर हॉलिक ने कहा कि एस्था और राहेल के पिता को शराब छोड़ने और बेहतर होने के लिए उसका इलाज कराने के लिए बाहर भेज देंगे और इस दौरान अम्मू को उनके बंगले में देखभाल के लिए भेज दिया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं चाय बीनने का काम करती थी जिनके गोरी त्वचा वाले बच्चे थे, लेकिन मैनेजमेंट सर्कल में काम करने वाले एम्प्लॉयज की पत्नियों के साथ सोने के लिए यह मिस्टर हॉलिक की पहली कोशिश थी। जब अम्मू के पति ने उसे ये बात बताई तो अम्मू ने कुछ नहीं कहा। इससे वो थोड़ा डर गया और फिर उसके चुप रहने से चिढ़ गया। अचानक उसने उसके बाल पकड़ लिए और मुक्का मारा, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अम्मू ने सबसे भारी किताब उठाई और अपने पति को जितना जोर से हो सकता था उतनी जोर से मारा। दिन पर दिन शराब के नशे में मारपीट बढ़ती जा रही थी। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया तो अम्मू अपने पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ आइमनम वापस लौट आई, लेकिन अपने ही माता पिता के घर आने पर उससे कोई खुश नहीं था। पपाची को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि वह उसके पिता के बारे में अच्छा सोचता था, बल्कि इसलिए कि वह यह नहीं मानता था कि एक अंग्रेज दूसरे आदमी की पत्नी के साथ सोने की कोशिश करेगा। पपाची के दिल्ली में सरकारी नौकरी से रिटायर होने और आइमनम में आने के तुरंत बाद ममाची ने अचार बनाने का काम शुरू कर दिया। पपाची ममाची से 17 साल बड़े थे। उन्होंने एक झटके के साथ महसूस किया कि अब वह बूढ़े हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी अभी भी उनसे काफी यंग है। हालांकि मामाची की आंखों में कॉर्निया था और वह पहले से ही काफी ज्यादा अंधी थी। पपाची ने अचार बनाने के काम में उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वह अचार बनाने को एक पूर्व सरकारी अधिकारी के लिए उपयुक्त नौकरी नहीं मानते थे। लोग ज्यादा से ज्यादा अचार की मांग कर रहे थे और ममाची का कारोबार और लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह हमेशा से दूसरों से जलने वाले आदमी रहे थे, इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी को अचानक इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। हर रात वह उसे पीतल के फूलदान से पीटते थे। उन्होंने ममाची का वायलिन भी तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद था। फिर चैको ऑक्सफोर्ड से गर्मी की छुट्टी मनाने घर आ गया। आने के 1 हफ्ते बाद उसने पपाची को एक कमरे में ममाची को पीटते हुए देख लिया। चैको कमरे में आया, पपाची का हाथ पकड़ा और बोला, मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो, कभी भी। पपाची ने फिर कभी ममाची को नहीं छुआ, लेकिन जब तक वह जिंदा रहे तब तक उन्होंने कभी उससे बात नहीं की।
फिर उन्होंने प्लाईमाउथ कार खरीदी, लेकिन उन्होंने ममाची या परिवार में किसी और को इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया, यहाँ तक कि इसमें बैठने की इजाजत भी नहीं दी। ऐसा करने से वो एक तरह से बदला ले रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद चेको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर बन गया, लेकिन जब पपाची की मृत्यु हो गई तो उसने रिजाइन कर दिया और आयमनम वापस लौट आया। वह अचार की फैक्ट्री को संभालने लगा और उसके सभी काम देखना शुरू कर दिया। हालांकि अम्मू ने फैक्ट्री में चाकू जितना काम किया था, लेकिन वह फैक्ट्री की को ओनर नहीं थी, क्योंकि कानूनी तौर पर अम्मू का बेटी होने के नाते संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। अम्मू मजाक में कहा करती थी, मुझे इस फैक्ट्री से कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमारे वंडरफुल मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी को धन्यवाद। जिस पर चाको जवाब देता था, जो तेरा है वह मेरा है, और जो मेरा है वह भी मेरा ही है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाली एक पॉलिटिकल पार्टी कोट्टयम में एक्टिव थी और उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता कॉमरेड KNM पिल्लई भी आयमनम में ही रहते थे। वह प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। चैको ने अपनी अचार फैक्ट्री के छोटे एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स कॉमरेड KNM पिल्लई की प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाए थे। उसने ये बोर्ड्स अपनी प्लाईमाउथ कार के ऊपर लगा रखे थे। कोचीन के रास्ते में जब वे रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैरियर नीचे आ रहा है। राहेल को फिल्म के लिए देरी से पहुंचने की चिंता सताने लगी। दूसरी कार्स के सभी ड्राइवर्स अपनी कार से बाहर निकलकर आ गए, लेकिन तभी वहां एक बड़ी भीड़ आ गई और उसने पूरी सड़क को घेर लिया। उन्हें देख सभी ड्राइवर्स अपनी कार में आकर बैठ गए। दुकान वाले और भिखारी भी गायब हो गए। उस भीड़ में शामिल लोग लाल झंडे लिए हुए थे और सीटी बजा रहे थे। वह भीड़ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी की थी। लोग अपने स्टेट में कम्युनिस्ट सरकार चाहते थे। चैको ने कार में बैठे अपने परिवार के सदस्यों से कहा, अपनी खिड़कियां ऊपर कर लो और शांत रहो, वे हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। चैको को भी कम्युनिस्ट सरकार में कुछ इंटरेस्ट था। वो कभी कभी खुद को कॉमरेड भी कहा करता था। तो उस भीड़ को देखकर अम्मू ने चैको के साथ मजाक करने की कोशिश करते हुए कहा, कॉमरेड तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते हो? कार मैं चला सकती हूँ। उस दिन मार्च करने वालों में पार्टी कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स और मजदूर थे। वे छूत और अछूत दोनों जाति के थे और वे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। फिर इस भीड़ में राहेल ने वेलुता को देखा, वेल्या पापेन का बेटा। वह राहेल का सबसे अच्छा दोस्त था और वह सफेद कमीज और हाथ में लाल झंडा पहने भीड़ के साथ चल रहा था। वह उठी, अपना सिर कार की खिड़की से बाहर निकाला और उसे पुकारा, वेल्यूथा, वेल्यूथा। वेल्यूथा एक पल के लिए रुक गया और फिर झंडे के पीछे से कार की ओर देखने लगा। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी ऐसी जगह पर जहां उसने इस आवाज को सुनने का सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर वह दूसरी ओर मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। अम्मू ने राहेल से कहा, तमीज से बैठो। बेबी कोचम्मा ने राहेल को वापस अपनी सीट पर खींच लिया। उसने सोचा कि राहेल से गलती हुई होगी और उसने किसी और को देखा होगा जो वेल्यूता जैसा दिखता है। राहेल ने कहा, मैं गलत नहीं हूं, यह वही था। इस पर अम्मू ने कहा, चुप रहो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। तब राहेल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन अभी भी वह उसके बारे में सोच रही थी। यह वास्तव में उसका दोस्त वेल्यूता था। अगर उसने शर्ट नहीं पहनी होती तो वह उसे पीछे से पहचान लेती, उसकी पीठ देखकर, जिस पीठ पर चढ़कर उसने कई बार राहेल को घुमाया था। इसमें हल्के भूरे रंग का बर्थमार्क था जिसका आकार नुकीली सूखी पत्ती जैसा था। वेल्यूथा एक कारपेंटर था। वह अछूत था, इसलिए उसे कारपेंटर भी नहीं होना चाहिए था। समाज के अनुसार उसे एक कारपेंटर की तुलना से भी बहुत नीचा काम करना चाहिए था, उसके पिता वेल्या पापेन की तरह, जो पेड़ों से नारियल तोड़ते थे। वेल्यूथा का मतलब मलयालम में सफेद होता है और उसे वेल्यूथा कहा जाता था क्योंकि वह बहुत काला था। उन अछूतों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं थी। उन्हें ऐसी किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं थी जिसे दूसरी जाति वाले लोग छूते थे। ममाची ने एस्टा और राहेल से कहा कि वह अपने बचपन का एक समय याद कर सकती हैं जब अछूतों के लिए कानून था कि वे झाड़ू लेकर पीछे की ओर चलें, जिससे वह अपने पैरों के निशान को मिटा दें ताकि ब्राह्मण या सीरियाई ईसाई गलती से उनके पद चिन्हों पर कदम रखकर खुद को अशुद्ध न कर लें। ममाची के समय में अछूतों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने ऊपरी शरीर को ढकने की इजाजत नहीं थी और छाता ले जाने की इजाजत भी नहीं थी।
जब वे बोलते थे तो उन्हें अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ता था, जिससे वे अपनी प्रदूषित सांस को उन लोगों से दूर कर सकें जिनसे वे बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज आए तो कई अछूत ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए ताकि वे अछूत होने के साथ आने वाली परेशानियों से बच सकें। लेकिन उनकी स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि उन्हें अब हिंदू नहीं माना जाता था और न ही उन्हें वास्तविक ईसाई माना जाता था। यह ममाची ही थी जिसने देखा कि वेलुथा कितना प्रतिभाशाली है। वह एक छोटे जादूगर की तरह था। वह लकड़ी से विंडमिल, नाव और जवाहरात के बक्से जैसी सुंदर चीजें बना सकता था। वह उन्हें अम्मू के पास ले आता था। उसे देते समय वह उन्हें अपनी हथेली पर रख लेता था ताकि उसे लेने के लिए अम्मू को उसे छूने की जरूरत ना पड़े। हालांकि वह अम्मू से छोटा था, लेकिन उसे अम्मू कुट्टी कहा करता था, जिसका मतलब है छोटी अम्मू। ममाची की सलाह पर वेल्या पापेन ने वेलुथा को अछूत स्कूल भेजा, जिसे ममाची के ससुर ने बनवाया था। जब वेलुथा 14 साल का था, तब जर्मनी से एक कारपेंटर जोहान क्लेन एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए कोट्टयम में 3 साल के लिए आया था। वेलुथा उस वर्कशॉप में शामिल हुआ। 2 साल बाद वेलुथा ने हाई स्कूल पास किया और वो एक बहुत अच्छा कारपेंटर बन गया। उसके पास कारपेंटरी के अपने खुद के टूल्स थे और वह शानदार जर्मन डिजाइन के साथ अलग अलग प्रकार के फर्नीचर बनाया करता था। कारपेंटरी के साथ साथ वेलुथा को मशीनों का भी ज्ञान था। ममाची की अचार की फैक्ट्री में रखी मशीनों के बारे में उसे सबसे ज्यादा जानकारी थी। ममाची ने उसे अचार की फैक्ट्री में नौकरी दे दी। वेलुथा को दूसरी जाति वालों से कुछ प्रशंसा मिल रही थी। वह अन्य अछूतों की तरह अपना सर नीचा करके नहीं रहता था। साथ ही वह दूसरी जाति वालों को बिना पूछे सुझाव भी दे देता था। लेकिन यह उसके पिता के लिए चिंता का कारण था, जिसने वेलुथा से ज्यादा पिछड़े हुए दिन देखे थे। इसलिए सबसे पहले विलियम पापेन ने वेलुथा को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो वह आए दिन उसे डांटने लगा। फिर वेलुथा रात में घर जाने से बचने लगा और एक दिन वह घर से भाग गया। वह तब भी नहीं आया जब उसकी मां की मृत्यु हो गई और न ही जब उसके भाई की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसे लकवा मार गया। वेलिता ने अपने भाई की दुर्घटना के बारे में पूरे 1 साल बाद सुना। उसे आयमनम लौटे 5 महीने हो चुके थे। उसने कभी इस बारे में बात नहीं की थी कि वह कहाँ था या उसने क्या किया था। जब वह वापस लौटा तो ममाची ने उसे फिर से अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। घर से काफी समय दूर रहने के बाद जब वेलुथा आयमनम लौटा, तब भी उसमें वही फुर्ती थी और अब वेल्या पापेन पहले से कहीं ज्यादा डर गया था कि कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन इस बार वेल्या पापेन ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन वेल्या पापेन ममाची के पास आया। वह डर से कांप रहा था। उसने शराब पी हुई थी और वह रो भी रहा था। उसने ममाची से पूछा कि क्या वह अपने ही बेटे को मार सकता है, क्योंकि उसने एक राक्षस पैदा कर दिया है। अगले कमरे में बीबी कोचम्मा ने शोर सुना और यह पता लगाने के लिए बाहर आई कि ये सब क्या हो रहा है। उसने ममाची को दुख और परेशानी में देखा, लेकिन खुद वह मन ही मन खुश भी थी। सारी बात सुनकर बेबी कोचम्मा ने कहा था, वह उसकी गंध को कैसे सहन कर सकती है। क्या आपने गौर नहीं किया, उनमें एक अलग किस्म की गंध है, ये अछूत। एस्ता और राहेल बहुत छोटे थे जब वेलुथा घर से भाग गया था। जब वह वापस लौटा और ममाची के कारखाने में काम करने लगा, तब एस्ता और राहेल उसके अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें वेलुथा के घर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे उसके घर जाते थे। वे उसके साथ खेलते थे और उसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी पर काम करते हुए देखते थे। राहेल उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए जब उसने उस दिन रैली में उसे देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया था। कार में गर्मी थी और सभी पसीने से तर थे। फिर एक युवक उनकी कार के पास आया, दरवाजा खोला और बेबी कोचम्मा से पूछा, गर्मी लग रही है? सब डर गए। फिर उसने उसे लाल झंडा पकड़ने के लिए कहा। बेबी कोचम्मा ने झंडा पकड़ लिया। फिर उसने बेबी कोचम्मा से कहा, इनकलाब जिंदाबाद बोलो। बेबी कोचम्मा ने हल्के से कहा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर वे सब हंसे, कार का दरवाजा पटक कर बंद किया और आगे बढ़ गए। चैको ने राहेल से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह वेलुथा ही था, लेकिन राहेल ने कहा कि शायद वह वेलुथा ही था। एस्ता ने कहा कि जब वे जा रहे थे तब वह फैक्ट्री में था, तो वह घर से इतनी दूर कैसे आ सकता है। फिर ट्रेन गुजरी और रेलवे क्रॉसिंग खुल गया। चैको ने गाड़ी स्टार्ट की और वे अपने रास्ते आगे बढ़ गए।